नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है फिर से जो है बोर्ड परीक्षा जो 2017 थी उसके जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें बहुत सारी परीक्षाएं जो है उस समय हुई थी, आपको पता होगा हर साल ही होती हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कई जो बच्चे हैं वो कई फेल जो है सप्लीमेंट्री वगैरह जिनकी आ जाती है तो उन बच्चों की परीक्षाएं लगती हैं। इसके अलावा जैसे मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम्स होती हैं, उन सब के जो प्रश्न हैं उनके अपन बात करेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों की तरफ बच्चों का जो ध्यान है वो बहुत कम जाता है। अगर मैं बात करूँ तो टीचर्स का भी ध्यान जो है इन प्रश्नों की तरफ बहुत कम जाता है। तो अपन जो है उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन प्रश्नों को लाने का आपके सामने जो है प्रयास करूँगा। तो आपके ज़्यादा जो है समझ में भी आएंगे मेरे ख्याल से। और प्रश्न भी जितने ज़्यादा आपके सामने आते हैं उतने ज़्यादा तैयारी आपकी जो है वो भी आपको पता चलता है कि मेरी तैयारी जो है वो कितनी मजबूत है। अपनी परीक्षा में जो है भी समय है काफ़ी, तो इतना समय अपने को लग जाएगा शायद इन पेपरों की तैयारी करते हुए। तो चलिए, आपको पता ही होगा अपन जिस क्लास को लेकर बात करेंगे वो 12th क्लास है और हिंदी अनिवार्य जो है वो अपना विषय रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन व लेखिका के संबंध को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न जो है 2000 परीक्षा की जो मूक बधिर जो बच्चों की जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन व लेखिका के संबंधों को स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि महादेवी व भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी का संबंध था। इनका जो संबंध था वो इतना आत्मीय और स्नेहपूर्ण हो गया था कि लेखिका भक्तिन को अपनी सेविका नहीं मानती थी। बिल्कुल उनमें सेविका का कोई भाव ही नहीं था, वास्तव में वो सेवक और स्वामी का संबंध था, लेकिन वो लगते नहीं थे ऐसे। लेखिका स्वयं बताती है कि संसार में ऐसा कोई स्वामी नहीं होगा जिसे जैसी वह स्वयं थी, यानी ऐसा कोई स्वामी नहीं होगा जैसी वो खुद थी, और ऐसी कोई नौकरानी नहीं होगी जो लक्ष्मी थी। नौकरी छोड़कर जाने के आदेश की वह हंसकर उपेक्षा कर देती थी। जब महादेवी वर्मा उसको कहती कि भैया आप यहाँ से चले जाओ तो वो हंस देती थी और जाती नहीं थी। तो वह हमेशा लेखिका के चारों ओर मंडराती रहती। लेखिका के कुछ कहने या न कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह अपने मन से कार्य करती थी और वह लेखिका का साथ छोड़ने को भी कभी तैयार नहीं थी। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न जो रहेगा कि बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा कि बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा जाता है। देखिए लेखक के मित्र जो थे वो बाजार को शैतान का जाल उन्होंने कहा था। प्रश्न छोटे वाला भी आ सकता है कि शैतान का जाल जो है वो किसने कहा था। तो लेखक का जो मित्र था उसने ये कहा था कि जिस प्रकार चतुर शिकारी जो होता है वो जाल लगाकर उसे अपने जो शिकार होता है उसको अपने जाल में फंसाता है, उसी प्रकार बाजार में सुंदर वस्तुओं का प्रदर्शन करके जो दुकानदार है वो ग्राहकों को फंसाना चाहता है। और बाजार के आकर्षण से बचने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे, और लोग उसके आकर्षण में फंसकर जो है हमेशा अनुपयोगी वस्तुएं खरीदते हैं जो उनके आगे आने वाले जीवन में खलल ही डालते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा कि काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लेखक क्या कहना चाहता है। कहना क्या चाहता है भाई उस पाठ में। तो इसका राइट आंसर है कि इस पाठ का उद्देश्य यह है कि विज्ञान तर्क की कसौटी पर खरी उतरने वाली बात को ही सत्य मानता है। बिल्कुल, जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे उसी को विज्ञान जो है सत्य मानता है। और विश्वास की अगर बात करें तो विश्वास भावना के आधार पर होनी हो चाहे अनहोनी हो सबको सत्य मान लेता है। और भारतीय समाज में अंधविश्वास होते हुए भी उनमें सामाजिक कल्याण की जो भावना है, वो सांस्कृतिक चेतना और जो संस्कार हैं वो पल्लवित हैं, यानी फूले हुए हैं, भरा हुआ है पूरा का पूरा समाज जो है सामाजिक कल्याण से, सांस्कृतिक चेतना से और अपने संस्कारों से। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूं तो यशोधर बाबू को अपना ही घर पराया क्यों लगने लगता था। अपने ही घर में रहता था लेकिन परायापन नजर आता था। क्यों आता था देखो कि यशोधर बाबू का अपने बच्चों तथा पत्नी के से स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं था। वे यशोधर बाबू का कहना नहीं मानते थे। उनकी पत्नी और बच्चे जो थे वो उनका कहना नहीं मानते थे। यशोधर बाबू चाहते थे कि बच्चे जो भी काम करें उनसे पूछ कर करें, लेकिन वे उनके तरीके से काम करते, अपने तरीके से काम वो किया करते थे, पिताजी के नहीं मानते थे। बच्चे आधुनिक व पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, परंतु यशोधर बाबू जो था वो पौराणिक संस्कृति और अपने गुरु कृष्णदा के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। इस कारण यशोधर बाबू को अपना ही घर जो है वो पराया लगने लगा था। चलिए नेक्स्ट हमारा पांचवा जो प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न है कि लेखक आनंद यादव ने कवि बनने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मराठी शिक्षक कक्षा में बड़े तन्मय होकर पढ़ाते थे और बड़ी तन्मयता के साथ जो है वो कविता गाकर भी सुनाया करते थे, और वे स्वयं कवि बिल्कुल थे ही कवि। और लेखक को विश्वास हुआ कि कवि अपने जैसा ही एक हाड़मास का, लोभ और क्रोध का मनुष्य होता है। इसी कारण लेखक को भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ।
तो ये तो पहले उसके मन में भावना पैदा हुई कविता रचना करने की। साथ ही देखो अब यहाँ पर साथ ही मास्टर शिक्षक के दरवाजे पर छाई हुई मालती की लता पर उन्होंने कविता लिखी थी और उस बेल और कविता को लेखक ने स्वयं देखा और उसे देखने के बाद में उसे लगा कि अपने आसपास अपने गांव खेतों में भी जो है ऐसे दृश्य हैं जिन पर कविताएं लिखी जा सकती हैं। और लेखक ये सब अनजाने में ही तुकबंदी करता रहा और जोर जोर से अपने खेतों में जो है गुनगुनाता रहा, गाता रहा और कविता रचना कर लेखक शिक्षक को भी दिखाता रहा। इन सब बातों से लेखक को कविता रचने का जो विश्वास था वो बढ़ने लगा था और ये सारे उपाय जो है वो लेखक ने कवि बनने के लिए किए भी थे। ठीक है, समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। छठा हमारा क्वेश्चन जो रहेगा कि यशोधर बाबू के मन में किशनदास की कौन सी छवि बसी हुई थी। तो छवि की बात पूछेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुर्ते पजामे के ऊपर देखो जो छवि मन में बसी हुई थी ना यशोधर बाबू की, उसी का वर्णन करना है कि कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में खड़ाऊ पहने, हाथ में एक छड़ी लिए हुए सुबह की शेर करते किशनदास की छवि वे कभी भुला नहीं सकते थे और वही छवि जो है वो बार बार उसके मन में आ भी रही थी। चलिए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 7वां जो प्रश्न रहेगा कि शेर का बच्चा किसे कहा गया। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताना है आपको कि शेर का बच्चा जो था वो किसे कहा गया था। तो शेर का बच्चा जो था वो चांद सिंह को कहा गया था। किसको कहा गया था? चांद सिंह को कहा गया था। चलिए 8वां हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 8 कि चांद सिंह कहाँ का पहलवान था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांद सिंह जो था वो कहाँ का पहलवान था। तो कहाँ का था भाई? चांद सिंह जो था वो पंजाब का पहलवान था और पहले पहल जो है वो वहां पर आया था। कहाँ पर आया था वो आगे बताएंगे अपन। चलिए 9वां हमारा प्रश्न रहेगा कि चांद सिंह के गुरु का नाम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो चांद सिंह के गुरु का नाम जो था वो था बादल सिंह। क्या नाम था भाई? बादल सिंह था। चलिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन आ गए, सारे ही आ गए ना, चलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया काम। चलिए बादल सिंह जो थे वो चांद सिंह के गुरु का नाम था। और फिर अगला प्रश्न है कि चांद सिंह और लोटन के मध्य कुश्ती कहाँ पर हुई थी। तो कुश्ती जो थी वो श्यामनगर के मेले में हुई थी और जो चांद सिंह था वो पहले पहल जो है वो पंजाब से आया था। ठीक है, चलिए आगे मैं 11वें क्वेश्चन की बात करूं तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पंक्ति में पतंगों के साथ साथ कौन और कैसे उड़ रहे हैं, कौन और कैसे उड़ रहे हैं। तो कौन कौन उड़ रहे हैं भाई? बच्चे उड़ रहे होंगे ना। तो बच्चों का मन जो है पतंगों को उड़ाते समय ऐसा तल्लीन रहता है, ऐसे इस प्रकार वो पतंगों में डूब जाते हैं कि वे अपना सारा ध्यान जो है वो आकाश की ओर ही रखते हैं और उसी ओर देखते हुए दौड़ते भागते रहते हैं। तब ऐसा लगता है कि आकाश में पतंगों के साथ साथ जो है वो बच्चे भी उड़ रहे हैं। तो वहां पर आंसर तो ये थोड़ा सा ही था कि बच्चे जो है वो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे होते हैं। इस प्रकार वो तल्लीन हो जाते हैं, इस प्रकार वे मग्न हो जाते हैं पतंग उड़ाते समय कि वे अपने आप को भूल जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 12 कि उषा कविता का प्रतिपाद्य लिखना है। तो उषा कविता देखो उसमें मूल भाव जो क्या रहेगा कि उषा कविता में जो है सूर्योदय से पूर्व का जो बिल्कुल हल्का कालापन लिए हुए जो नीला आकाश है उसमें उषा की जो हल्की लालिमा है उसकी झलक देखने को मिलती है और उस समय का जो दृश्य है वो बड़ा ही सुंदर नजर आता है। बिल्कुल सजीव चित्र जो है वो वहाँ पर दिखाया गया है और उसी का वर्णन कवि ने जो है इस कविता में किया है। कवि ने इसे विभिन्न उपमानों के द्वारा जो बिल्कुल नए हैं और तरह तरह के बिंबों के द्वारा जो है व्यक्त किया गया है, यानी ग्रामीण परिवेश के जो उपमान है उनका प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। चलिए सारा समझ में आया होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? 12 क्वेश्चन इसमें थे जो मैंने सारे आपको करवाए हैं। कल जो है वो फिर से मैं नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, नए मॉडल पेपर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।